नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में किसी भाई साहब ने एक क्वेश्चंस किया कि सर आपने आयुर्वेद के विषय में इतना बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन आपने दोषों के बारे में सही तरीके से हमें जानकारी प्रदान नहीं किया, तो कृपया एक वीडियो बनाइए ताकि वहाँ पर सरलतम विधि से दोषों के बारे में हमें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मल धातव वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये शब्द तो आप सब जानते हो कि कफ और पित्त मल और धातु पंगु यानी लंगड़ा है, वो आगे नहीं चल सकता है ना, स्वतंत्र रूप से वो कुछ भी गति नहीं कर सकते। वायु ना यत्र नीयन्ते, वायु जब उनको आगे और पीछे करते हैं उनके तत्त कार्य संपादन के लिए, तो वो आगे बढ़ करके वो अपने काम करते। यानी कुल मिलाकर के वायु का जो ये 5 भेद है, ये 5 स्वरूप ही हमारे शरीर के हर एक काम करने में सहयोगी होते हैं और यही सबसे मुख्य चीज़ है। तो इनको समझना, इनको अलग अलग एंगल से जानना, देखना ही आयुर्वेद का वास्तविक नॉलेज रखना है। तो चलिए, वायु के एक एंगल में आपको आज समझाने वाला हूँ कि एक एंगल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान और अपान, ये वायु के 5 भेद है। मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में प्राण वायु और अपान वायु, काम तो दरअसल ये 2 का ही मुख्य है। बाकी प्राण के सहयोगी है उदान और अपान के सहयोगी है समान, और शरीर के चारों ओर चक्कर कटाने वाला व्यान है। तो ये 5 जो वायु है ये आपको समझ में आया होगा। देखो, प्राणवायु के विषय में जो ग्रंथकार है वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि प्रकर्षेण अनियति प्रकरेण व वलम ददाति आकर्षयति च शक्तिमिति प्राण। यानी जो प्रकर्षेण, जिसमें खींचने की ताकत है, जो शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन है, कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं, भोजन है, पानी है, किसी भी चीज़ को शरीर के अंदर ले जाने के लिए जो अंदर जो प्रवेश किया जा सकता है, एक मरा हुआ आदमी के मुंह से, नाक से, मल द्वार से पानी नहीं अंदर जा सकता। क्यों? क्योंकि जो है उस शरीर में जो ये सारा प्राण निकल, सारा जो ये वायु जो है खत्म हो चुका हुआ रहता है, इसका कार्य नहीं रहता। तो वायु का प्रकर्षेण अनियति प्रकरेण व बलम ददाति। किस लिए बलम ददाति? आकर्षति, बाहर के चीजों को आकर्षण करना। और वो आकर्षण भी ऐसा ही नहीं, वो आकर्षण भी प्रकर्षेण अनियति बलेन च, बलपूर्वक बाहर के चीजों को अंदर खींचने का जो कार्य कौन करता है? वो प्राणवायु करता है। तो शरीर में जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे पानी पीना हो, रोटी खाना हो, या ऑक्सीजन को ग्रहण करना हो, आकर्षयति का मतलब होता है कि चीज़ों को बलपूर्वक अंदर खींचना। हालांकि छींक आने में भी वायु का ही कार्य होता है। तो यहाँ कुछ ऊपर के मतलब शरीर से बाहर निकालने के भी कुछ छोटे मोटे क्रिया भी प्राणवायु करता है, लेकिन मुख्यतः प्राणवायु बाहर से चीज़ों को अंदर खींचने में मुख्य रूप से प्राणवायु का काम है। जैसे प्राणवायु में ग्रंथकारों ने प्रकर्षयति, आकर्षयति, बलेन च इस शब्द का प्रयोग किया है, वैसे ही अपान वायु में भी ग्रंथकार ने उसी तरह के शब्दों का देखो कैसे चयन किया है। अपनयति प्रकर्षेण मलम निस्सारयति अपकर्षति च शक्तिमिति अपान। देखो, प्राण और अपान, इन दोनों के कार्य स्वरूप को समझाने के लिए जिस बल का विशेष निरूपण किया है उसको समझना जरूरी है। अपान वायु में क्या लिखा है? अपनयति, नयति, उन्नयति। शरीर से जिस तरह से प्राण वायु जबरदस्ती बलपूर्वक अंदर खींच रहा था, उसी प्रकार से अपनयति प्रकर्षेण मलम अपनयति प्रकर्षेण मलम निस्सारयति प्रकर्षेण मलम अपकर्षति च, और वो भी शक्तिमिति अपान, एक विशेष शक्ति के साथ। अपकर्षति, एकदम आकर्षण करके
खींच करके अपनयति, जो शरीर से बाहर की ओर ले जाने के लिए, निकालने के लिए, चाहे वो मल द्वार से हो, चाहे वो मूत्र द्वार से हो, चाहे वो हमारे शरीर के जहाँ से पसीना निकलता है उन शिराओं के माध्यम से हो, चाहे आँखों से हो, चाहे नाक से हो, चाहे कान से हो, चाहे दांत से हो, चाहे नाखून से हो, कहीं से भी जो मल मूत्र आदि, जो वीर्य आदि जिसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, उसको अपान वायु अपनयति। कैसे अपनयति? अपकर्षति निस्सारयति प्रकर्षेण, एकदम जोर से, जैसे प्राण वायु जोर से खींच के अंदर खींच रहा था, ऐसे ही अपान वायु जबरदस्त तरीका से शरीर से बाहर खींचने का काम करता है। वो भी शक्तिमितिम अपान, एक विशेष शक्ति के साथ दोषों को बाहर निकालना और निकलते हुए शरीर कमजोर न हो, इसका भी ध्यान देना अपान वायु का ये विशेष काम है। तो कुल मिला के हमारा जो शरीर है, प्राण वायु चीज़ों को जबरदस्त जोरदार अंदर खींचता है और व्यान समान उदान को कार्य करने में सहयोगी रहता है। और ये प्राण वायु के ही खींचे हुए ऑक्सीजन से, भोजन से, पानी से, या कितने भी चीज़ जो शरीर के अंदर लेकर जाया जा सकता है या लेके आया जा सकता है, उसको पा करके व्यान और समान और उदान अपने कार्य संपादन करते। तो प्राणवायु जबरदस्त खींचता है और उदान व्यान समान प्राण ने जो कुछ भी काम अंदर किया, अब क्योंकि प्रकृति का एक नियम क्या है कि ठहरता नहीं है ना कहीं पर भी कोई भी चीज़ें, तो शरीर से बाहर निकालना है तो शरीर ने ऐसे व्यवस्था किया है कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देता है। निकालने का काम कौन करता है? अपान वायु। तो समझ में आया आपको? हमारे शरीर में वायु के हालांकि 5 भेद तो है, लेकिन मुख्य जो बलवान ग्रंथकार ने जिसको एकदम जबरदस्त, एकदम शक्ति लगा करके, है ना, बल लगा करके जिसका निरूपण किया है, वो प्राण वायु है और अपान वायु है। ये 2 वायु ही शरीर को विशेष तौर पर शक्तिशाली बनाते हैं, शरीर को टिकाए रखने में सहयोगी होते हैं। उसके बाद तो क्या है? समान वायु, जो अपान के ही सहयोगी है। तो समान वायु के लिए क्या बोला है? रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति, जो रसों को, पाचक क्लेदक आदि रसों का उत्पादन करना, उसका प्रसारण करना, धातुओं का परिपाक करना और नाभि के आसपास में स्थित रह करके अपान वायु को बल देना, ये समान वायु का काम है। ठीक है। अब प्राण वायु के सामने उदान वायु है, तो उदान के लिए उन्नयति, यह उदानयति व तद उदान, ये उदान के लिए बताया है, जो प्राण का ही एक विशेष छोटा सा कार्य को संपादन करता है, जो शरीर को उठाए रखने में, यानी कि शरीर को मजबूत रखने में, कड़क रखने में, गिरने बिल्कुल भी न देना, ऊर्ध्वगमन कार्य को संपादन करने के लिए, है ना, जिससे कि ज्ञान, अन्न, जल आदियों का ग्रहण करने में उदान वायु का विशेष भूमिका रहता है। तो प्राण वायु का एक जो छोटा सा काम उदान वायु करता है। तो शरीर से बाहर निकालना उदान वायु का भी काम है ना। ऊपर जो निकले वो उदान वायु, नीचे से जो निकले वो अपान वायु। लेकिन उदान वायु और भी चीजें यहाँ पर जिस तरह से शरीर को मजबूत करना, जो मिर्गी के रोगी आप देखते होंगे, मिर्गी के रोगी में जहाँ कड़कपन नहीं रहता, ढीला रह जाता है शरीर, तो वहाँ कहीं ना कहीं उदान वायु का ही समस्या के बगैर वो चीज़ संभव नहीं है। अगर कोई आदमी शरीर से बहुत ढीला है, चलने में भी बड़ा कमजोरी है ना, तो वहाँ पर भी उदान वायु में ही विकृति समझ में आनी चाहिए। उदान और प्राण, इन दोनों वायु के विकृति से ये संभव है कि उस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब व्यान वायु क्या है? व्यान को समझना, इन दोनों को समझने के बाद बहुत सरल हो जाता है। व्यापनोति सर्व शरीर, यह व्यान, निश्चित बात है। प्राण उदान ने जो कार्य संपादन किया, जो अंदर धकेला, जो बल दिया, जो सब कुछ किया, समान और अपान ने मिलकर के शरीर को संरचना किया और दोषों को बाहर निकालने के काम किया। इन दोनों के बीच में रह करके जो शरीर को बैलेंस में रखे,
वो ब्यान है। और ब्यान वायु के बारे में आयुर्वेद क्या बोलते हैं, हालांकि आगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बिन ब्यान वायु के हाथ कभी भी किसी आदमी को चर्म विकार नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यान वायु का जो गति है, ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति है ना, ये तिर्यक गति ये ब्यान वायु का है। चारों ओर इसका प्रभाव रहता है। प्राणवायु का बाहर से नीचे ले आना, अंदर ले आना, और अंदर से थोड़े से कुछ बाहर, जैसे छींक वगैरह आना, ठीक है। ऐसे ही उदान वायु का कार्य जो है ऊपर के शरीर से, ऊपर से शिरागत, शिरा से है ना, गले से ऊपर की ओर चीजों को ऊपर ले जाना, ये उदान वायु का काम है। बट ब्यान वायु का काम क्या है, वो शरीर के चारों ओर दोषों को, मलों को, धातुओं को घुमाना। अगर विकृत अवस्था में कोई दोष है तो ब्यान वायु तिर्यकगामी है। तो तिर्यकगामी का मतलब है कि स्किन के अंदर, जैसे आप देखते होंगे फोड़े फुंसी हो जाता है शरीर में, स्किन चमड़ी को तोड़ करके कभी मल मवाद वगैरह बाहर निकल जाता है, पानी वगैरह निकलता है स्किन से, वो प्राण से नहीं, उदान समान अपान से नहीं। बिन ब्यान वायु के कभी ये संभव ही नहीं कि किसी आदमी का चर्म विकार हो, जिसको किसी को खुजली हो रहा है ना, किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बगैर ब्यान वायु के कभी संभव नहीं, क्योंकि अधोगामी और ऊर्ध्वगामी ही है ये सारे। अकेला ब्यान जो है वो तिर्यकगामी है। तिर्यक का मतलब है कि स्किन के ऐसे करके तिरछा होकर के चलना, ये ब्यान वायु का काम है। तो ब्यान वायु के खराबी हुए बगैर कभी भी किसी व्यक्ति को स्किन डिसीज नहीं हो सकती। तो इसको इस तरह से आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर समझ लो कि उदान वायु जो है वो ऊर्ध्वगामी है, प्राण वायु ऊर्ध्वगामी और अधोगामी है। जो अधोगामी ज़्यादा है, शरीर के अंदर खींचने की जो शक्ति प्राण वायु में ज़्यादा होता है, शरीर से बाहर जो है प्रेस करने का शक्ति प्राण वायु में थोड़ा सा कम होता है। ब्यान वायु ऊर्ध्व, आधा और तिर्यक 3 तरह के गति वाला है। जो समान वायु है वो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों है। अपान वायु जो है वो जो है वो अधोगामी है ना। अधोगामी का मतलब शरीर से नीचे की ओर गति करने वाला। ओके, तो इस तरह से हम इसको यहाँ समझते हैं। अब हमें ये समझना होगा, एक चीज़ आपने सुने होंगे, वेग अवरोध, वेगावरोध दोष। दोष जो है जब तभी प्रकोपित होते हैं जब उसमें वेग, उसके जो गति है उसको कोई अवरोध करता है, चाहे वो दोष करे, कफ पित्त करे, चाहे कोई धातु, कोई मल उसको अवरोध पैदा करे। तो अवरोध होने के वजह से यह विकृत उत्पन्न करता है शरीर में। तो कैसे पता करें? तो अपान वायु, यह जो नीचे का जो अपान वायु है, ये अगर इसमें अवरोध होगा, चाहे वो कफ करे, चाहे वो पित्त करे, या कोई मल इसका अवरोध पैदा करे, तो क्या होगा इसका लक्षण? तो अपान वायु का अवरोध अगर होगा तो मल और मूत्र की जो वेग अवरोध है उसमें दिक्कत आएगी, या अपान वायु के अवरोध का मुख्य कारण मल और मूत्र की अवरोध होना है। जैसे किसी को हर रोज़ उसका ये आदत है कि जैसे वो यूरिन आता है, जैसे वो पेशाब आता है, तो वो पेशाब नहीं करता समय में, है ना, पेशाब को रोकने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही मल को रोकने का प्रयत्न करता है ना। तो ये जो प्रयत्न अगर वो निरंतर करता रहता है तो उसके अपान वायु के अवरोध निरंतर होने से अपान वायु यहाँ पर क्या होगा, अपान वायु में यहाँ समस्या आ जाएगा। अगर अपान वायु में समस्या आएगा तो क्या करें? तो अपान वायु को खोलने के लिए विरेचन, है ना, लूज मोशन वाली जो ट्रीटमेंट है वो बहुत बेहतर काम करता है। अपान वायु हो गया। अब यहाँ हम बात करेंगे उदान वायु। तो उदान वायु में अगर अवरोध होगा, अब कफ से अगर अवरोध होगा तो उदान वायु के लक्षण के साथ साथ कफ का लक्षण भी दिखेगा। अगर पित्त से अवरोध होगा तो उदान वायु के अवरोध का लक्षण के साथ साथ पित्त के बढ़ते हुए उस लक्षण भी शरीर में दिखाई देगा। इसके बारे में हमने पहले जिक्र किया ही है कि कफ का क्या लक्षण है और पित्त का क्या लक्षण है। तो अगर उदान वायु को अवरोध पैदा होगा तो पैदा करने का कारण क्या हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जृंभ, श्वास, कास और छर्दी,
है ना। कभी कभी उल्टी आने जैसी बहुत ज़्यादा होना, जैसे कि भाई उल्टी भी नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा उल्टी आ रहा है ना, जुखाम नज़ला वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको जृंभ बहुत ज़्यादा होता रहता है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं और इसका अगर वो इसको वो रोकता है, इस वेग के अवरोध को, इस वेग को रोकता है। जैसे किसी को श्वास कास का बहुत ज़्यादा समस्या है लेकिन वो बार बार उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ खाता रहता है, जड़ से ठीक करने का प्रयत्न नहीं करता, तो यहाँ से उसको क्या होगा, उदान वायु से संबंधित जो दोष है वो पैदा हो जाएगा। ऐसा ही भूख और प्यास को जो बंदा जितना रोकने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है बट रोटी नहीं खाता, ज़्यादा प्यास लगी है मगर पानी नहीं पीता, तो इस फलस्वरूप उसका समान वायु में विकृति पैदा होगा। ऐसा ही उसके आँखों से निकलने वाले आंसू और उद्गार, इन दोनों को अगर वो नहीं रोकता तो उसके प्राणवायु में विकार उत्पन्न होना निश्चित बात है। ठीक है, जो आदमी निरंतर रोते रहते, उनके आंखों से बहुत ज़्यादा अश्रु बिंदु बह चला हुआ रहता है, तो ऐसे में उसके आंखों के आंसू ज़्यादा निकलने से प्राणवायु में दिक्कत उसका आ सकता है। ऐसे ही लोग रात में नहीं सोते, तो न सोने के फलस्वरूप नींद को अवरोध करना ही व्यान वायु का सबसे बड़ा विकार होने का कारण है। तो अनिद्रा ही व्यान वायु को विकृत अवस्था में लेकर के आता है। तो चूंकि हमने दोष समन के यहाँ पर हमने अब बात किए थे, अगर आपका उदान वायु में अवरोध पैदा हो गया, उदान वायु से संबंधित अगर आपको समस्या हो रहा है तो कौन सा चिकित्सा लिया जाए, तो उदान वायु के लिए ग्रंथकारों ने वमन चिकित्सा बताया हुआ है ना। क्योंकि उदान तो मुंह के सामने है ना, हमारे मस्तिष्क और छाती के आसपास में उदान वायु का प्रभाव रहता है। तो क्योंकि उदान वायु आपने देखे, मैंने पहले बताया था, ये ऊर्ध्वगामी है, ये अधोगामी तो है नहीं। ऊर्ध्वगामी है तो मुंह से ही इसके दोष को बाहर निकालना संभव है। इसीलिए ऊर्ध्वगामी जो ये हमारा उदान वायु है, इससे संबंधित अगर कोई विकार आपके शरीर में उत्पन्न होता है, उदान वायु का विकार क्या है, प्राण वायु का विकार क्या है, व्यान समन और अपान का क्या क्या विकार है, ये वीडियो मैंने अपने पहले ही बना रखा है। तो उदान वायु से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत दिखता है, और उदान वायु के जो लक्षण उदान वायु को क्या क्या है, जैसे श्वास कास और छर्दी होना, बहुत ज़्यादा उसको उल्टी है ना, वोमिटिंग टेंडेंसी बोलते हैं जिसको, ये सारी चीज़ें होता रहता है, तो उसके लिए इलाज का क्या स्वरूप होनी चाहिए, सबसे पहले दवाई खाने से पहले इसको वमन कर्म कराया जाए। क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी है, ऊपर से इसके दोष को निकाल दो, अपने आप शांत हो जाएगा। अगर इसके लिए आप विरेचन कर्म कराओगे, बस्ती कर्म कराओगे, क्योंकि वो तो अपान का स्वरूप है। विरेचन कब करना है, जब आपका अपान का दुष्टि हो। तो यहाँ उदान है, तो उदान में विरेचन अगर आप करोगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उदान में अगर आप वस्ती दोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है आपका ठीक नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर उदान है और अगर आप वमन करोगे, फिर आप कहोगे कि भैया वमन तो कफ संबंधित दोषों के लिए है, तो उदान में क्यों, क्योंकि उदान ऊर्ध्वगामी है। ये शरीर में से जो दोष है, जो क्रिया है, वो ऊपर की ओर गति करने वाला उदान वायु है। तो उदान का जो स्वभाव है, जो स्वरूप जो स्वभाव है, उसके हिसाब से क्या है, वमन करा दो। तो वमन का क्रिया क्या है, ऊर्ध्वगामी है वमन, है ना, ऊपर की जो दोष है उसको निकालने के लिए वमन ही सक्षम है। तो वमन करके ऊर्ध्वगामी उदान वायु के जो दोष है उसको हमें बाहर निकालना है। ऐसा ही प्राण वायु है, तो प्राण वायु के लिए क्या करें। अब ये तो ना तो ऊर्ध्वगामी पूरी तरह से, ना तो अधोगामी है। क्या है ये बीच में ऊपर से शरीर के अंदर क्या लेके आ रहा है, ये शक्तिशाली हमारे ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, हमारे शरीर में बल और शक्तियों को संचार करने वाला है। तो कुल मिलाकर के प्राणवायु जो है ऊर्ध्वगामी भी है, अधोगामी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्राणवायु जो है वो सभी प्रकार के वायु में सबसे बलवान है, और इसको हमें नष्ट नहीं करना है, इसकी संरक्षण करना है, इसको बचाए रखना है। इसीलिए प्राणवायु से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो यहाँ संसमन चिकित्सा और संरक्षण से संबंधित जो जितने भी चिकित्सा है वो प्राणवायु से संबंधित रोगों में, व्याधियों में दिया जाना
अत्यंत आवश्यक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि अगर वो प्राणवायु से संबंधित किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एपिलेप्सी में भी आप जानते हो प्राणवायु से संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ब्लड सेल को जो हीमोग्लोबिन है वही तो आगे की ओर लेकर के गति करता है, संचार करता है। तो प्राणवायु में अगर अवरोध पैदा हुआ है तो यहाँ हमने न तो वमन करना है, न हमने यहाँ वस्ती और विरेचन करना है। आयुर्वेदिक ग्रंथकार बोलते हैं प्राणवायु के लिए संशमन और संरक्षण चिकित्सा ही सबसे बढ़िया है। ठीक है, उसी से आपका प्राणवायु का संरक्षण होगा और दोष का निस्सारण हो जाएगा। अब अगर प्राणवायु को कफ ने अवरोध पैदा किया है ना, जैसे बेगा अवरोध की हमने जो बात किए थे, तो उस कफ के दोषों को निकालने के लिए हम वमन कर सकते हैं। पित्त ने अगर इसको अवरोध पैदा किया है तो पित्त के दोष को समन करने के लिए हमें विरेचन करना है। लेकिन प्राणवायु को बचाए रखने के लिए हमें यहाँ पर संशमन और संरक्षण वाली चिकित्सा भी बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ में हम बात करेंगे ब्यान वायु। ब्यान वायु सर्व शरीर में संचार करता है और दोषों को, धातुओं को और मलों को इधर से उधर लेकर के बल को प्रदान करने का काम ब्यान वायु करता है। तो यहाँ पर ब्यान वायु का ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी है, लेकिन तिर्यकगामी इसका मुख्य काम है, तिर्यकगामी। तो तिर्यकगामी में यहाँ पर हमें न वमन करना है, न वस्ती, न विरेचन करना है। ब्यान वायु से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ इसके लिए हमें रक्त मोक्षण ही इसका सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, सबसे बढ़िया चिकित्सा है। आप देखते होंगे जो रक्त मोक्षण जो करते हैं लोग, हर एक डिसीज में वो रक्त मोक्षण करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी को रक्त पित्त का प्रॉब्लम है, अगर किसी को स्किन डिसीज है, अगर किसी के स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये व्यान वायु है। तो व्यान वायु क्योंकि वो तिर्यकगामी है, तिर्यकगामी एकदम तिरछा चलने वाला है, तो तिरछा जो चलेगा तो स्किन के सामने व्यान वायु का प्रभाव हमें दिखता है। तो रक्त मोक्षण करो, यानी खून को निकाल दो शरीर से। अब अगर वो मस्तिष्क में व्यान वायु का प्रभाव ज़्यादा है तो मस्तिष्क में रक्त मोक्षण करो, अगर छाती में तो छाती में करो, उदर में है तो उदर में करो, पेट या कहीं पर भी व्यान वायु का विशेष नेगेटिव लक्षण आपको नजर आता है, वहीं पर उसके जो मुख्य जो रक्त मोक्षण का जो पॉइंट है वहाँ से हमें रक्त मोक्षण करना है। तो कुल मिलाकर के रक्त मोक्षण का जो मुख्य जो कार्य व्यान वायु के ऊपर हमें दिखता है, ये ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे समान वायु, तो समान वायु हमारे जठराग्नि अग्न्याशय के जस्ट सामने रहता है और अग्न्याशय की कहीं ना कहीं कमी के वजह से समान वायु का प्रॉब्लम होता है। रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति थी, समान जो रसों को पाचन, क्लेदक आदि रसों का उत्पादन करना, यानी कि अग्नि के ही संरक्षण करने का काम समान वायु करता है। कहीं ना कहीं अग्नि ही कमजोर होने से समान वायु में विकृति होती है। तो समान वायु के लिए न तो रक्त मोक्षण, न तो यहाँ पर हमें वमन और विरेचन, समान वायु के संरक्षण करना है तो हमें दीपन और पाचन से संबंधित जो मेडिसिन है वो हमें पेशेंट को देना है, उससे ही समान वायु का संरक्षण होगा। अगर समान वायु कफ दोष से अगर अवरोध पैदा हुआ है तो कफ का जो लक्षण देख करके कि भाई इसके तो शरीर में अग्नि की भी कमी है और समान वायु का जो कार्य है वो भी सही तरीक़ा से संपादन नहीं हो पा रहा है और कफ का भी लक्षण दिख रहा है, तो सबसे कफ निस्सरण के लिए वमन करो। उसके बाद समान वायु के लिए दीपन और पाचन का यहाँ पर चिकित्सा हमें करना चाहिए। ऐसा ही अपान वायु तो आप समझते हो, अपान वायु अपनयति प्रकर्षण मलम निस्सारयति अपकर्षित शक्तिमित अपान। अपान के लिए क्या चिकित्सा होनी चाहिए? तो अपान तो चूंकि शरीर से मल द्वार से मतलब कि नीचे की ओर, शरीर से नीचे की ओर गति करने वाला है ना। ऊपर गति तो उदान कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पर वमन बोल दिया, लेकिन शरीर से नीचे की ओर गति करने वाला है अपान, तो इसके लिए हमें विरेचन ही सबसे बेहतरीन इसका चिकित्सा है। तो अगर कफ ने इसका अवरोध पैदा किया है तो वमन करो, नहीं तो अपान के लिए विरेचन सबसे बेहतर है। यहाँ पर वस्ती का जो प्रभाव है ना वो अपान में बहुत ज़्यादा और अच्छा दिखाई देता है। हालांकि जो वस्ती चिकित्सा जो है वो संपूर्ण वात व्याधि में मुख्य बताया गया है। अपान ही वायु के दोषों को मेंटेन करता है, या मैं कहूँ कि जो वस्ती चिकित्सा है वही दोषों को, क्योंकि देखो प्राण वायु तो निरंतर अपना काम करता रहता है, कभी कभी मुश्किल ज़्यादा होती है अपान वायु में, है ना। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मल सही तरीके से पास नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मल का प्रवृत्ति होना, है ना। अति प्रवृत्ति भी तो अपान का ही कहीं ना कहीं समस्या है ना। लूज मोशन होता ही रह रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है। पसीना बिल्कुल बहुत ज़्यादा आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, कान में मल बहुत ज़्यादा निकलता है या तो बिल्कुल भी नहीं निकलता,
तो इन सभी परिस्थितियों में अपान वायु का ही कहीं ना कहीं कार्य समझ करके अपान वायु के लिए विरेचन क्रिया सबसे बेहतर है। लेकिन इन सभी दोषों में वस्ती चिकित्सा कहीं ना कहीं सूट बैठता है। लेकिन अगर आपको इन 5 में से दोषों को, उदान के ऊपर स्पेशल काम करना है तो वमन, प्राण के ऊपर स्पेशल काम करना है संसमन और संरक्षण, व्यान के ऊपर स्पेशल काम कराना है तो रक्त मोक्षण, समान के ऊपर दीपन और पाचन, और अपान के ऊपर आपको विरेचन चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरा एक आज छोटा सा वीडियो, हालांकि काफ़ी लंबा हो चुका है, तो दोषों को, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर आप समझोगे तो आपका जो वात का जो स्वरूप है, दोष का लक्षण है, उसका ये सारी चीज़ और चिकित्सा किस तरह से किया जाए अलग अलग दोषों के ऊपर, उसको समझते ही आपको हमारे आयुर्वेद का जो मुख्य स्वरूप है वात स्वरूप, उसको आप विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों आज दीजिए विदा। आने वाले समय में हम कफ और पित्त के ऊपर भी इसी तरह के रोमांटिक, रोचक और ज्ञानवर्धक, बिल्कुल आसानी से दिमाग में घुस सके कुछ इस हिसाब के थोड़ा सा एक थ्योरी को बना करके मैं आपके सामने आऊँगा, अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है तो आज मुझे दीजिए विदा। इसी तरह के नॉलेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ayushyogi.com हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, बस उसमें आकर के इनरोल करिए। आपको हम वहाँ पर फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे बातें आपको समझ में आएगा और मेरे से भी, मेरे दिमाग से भी चीज़ें बातें खुलेंगे। जैसे जैसे आप प्रश्न करते रहोगे मैं आपको समझाता रहूँगा। तो ये ayushyogi.com में ही संभव है, तो वहाँ जाकर के आपने इनरोल करना है, ऑनलाइन क्लास में आकर के आपने अटेंड करना है। तो दीजिए आज भी जाए, जय श्री राम।